नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराएं जिसने सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपना परचम लहराया है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री अवनींद्र कुमार राय, जिन्होंने अपना सिविल सर्विसेज का ये जो एग्ज़ाम है यानी कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 636वीं रैंक हासिल की थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस कि आप इस मुकाम तक पहुँचे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं सिविल सर्विसेज के प्रख्यात मार्गदर्शक श्री ए.के. मिश्रा जी, जो कि आज एक बार फिर से आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपने समय निकाला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ हैं देश भर से आए कई सारे छात्र जो कि अपने मन में लेकर आए हैं कई सवाल और जानना चाहते हैं सक्सेस का मंत्र, यानी कि वो एक ऐसी खास टिप जिससे वो अपने मुकाम को हासिल कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सक्सेस स्पीक्स की। अवनींद्र, पहले आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके सफ़र की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैंने 2011 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद बेंगलोर में 2 साल मैंने जॉब किया माइक्रोसॉफ्ट में। फिर वहाँ 2 साल वहाँ जॉब करते करते बीच में जन लोकपाल आंदोलन हुआ। उससे फिर हम लोग काफ़ी सोसाइटी के इश्यूज से मतलब सुन के लगा कि नहीं, हम लोग को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एक बुक पढ़ी पी साईनाथ द्वारा, और उन्होंने लिखा है कि फार्मर सोसाइटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने लिखा है। वो ये सब चीज़ें पढ़ के मेरे अंदर जो एक पहले से एक था कि नहीं, सिविल सर्विस देना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब प्राइवेट जॉब छोड़ के मुझे सिविल सर्विस की तरफ ही आना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया 2013 में, रिज़ाइन करके वहाँ पे, और वहाँ से फिर ये स्टोरी शुरू हुई आगे। तो पी साईनाथ की वो किताब, वो आपका पढ़ना आपको प्रेरणा देता रहा कि आगे बढ़ना है। ये हमेशा कहा जाता है, अगर सर मैं बात करूँ, एक कहावत है कि यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव पीपल, क्योंकि आपके आने वाले क्षणों में उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। शुरुआत जब होती है किसी भी स्टूडेंट की किसी एक और जाने के लिए, तो सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है शुरुआत में वो यही होती है कि करना क्या है, जाना कहाँ है, मंजिल कौन सी चुने। आप क्या कहेंगे हमारे बच्चों को इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो आपने कही बात की, सक्सेस पाना है तो सक्सेसफुल वातावरण में रहें। तो यहाँ वातावरण जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिएटिंग योर ओन एम्बियंस, अपना खुद एम्बियंस क्रिएट करना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी सोच बड़ी हो, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, किसी अच्छी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, जिससे हर इंसान जो आता है दुनिया में, कोई बड़ा छोटा तो बन के पैदा होता ही नहीं है, आप समान होता है। वो अपने कर्मों से बड़ा होता है, संघर्ष को झेलते हुए बड़ा बनता है। तो जब ये आदत पड़ जाती है तो इंसान आगे उसके इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लक्ष्य का निर्णय जितना जल्दी हो जाए कि मुझे जाना क्या है, खास करके करियर की जो चुनाव है, जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया रहता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है कि जैसे 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सेलेक्ट होकर लोग कॉलेज में गए, उसमें क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि मुझे जाना किस लाइन में। और उसी बारे में सिविल सर्विसेज का, चूँकि पेपर इस प्रकार का है कि जिसमें जनरल स्टडीज़ को 10+2 लेवल का रखा गया और ऑप्शनल को ग्रेजुएशन का लेवल का रखा गया है। तो यदि ये क्लैरिटी उसमें आ जाए जब ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू होती है, तो एक बेसिक जो प्रिपरेशन कहते हैं, एलिमेंट्री प्रिपरेशन, एक अवेयरनेस, वो शुरू हो सकता है। और जितना जल्दी ये गोल क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसी वातावरण में नहीं रहे। जो मैंने वातावरण की बात करी कि किसी का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं, वैसे लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, तो फिर अपने आप फिर वो एक सफ़र का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और मुझे भी लगता है पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं हम सब जब इस दुनिया में आए हैं तो कोई एक पर्पस लेकर आए हैं। अगर हम अपने जीवन के पर्पस को, उस उद्देश्य को समझ लें तो शायद जीवन ही सार्थक हो जाता है। करने क्या आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात पे अपनी चर्चा की, पर्पस ऑफ लाइफ। वो तो खैर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान को कई बार पूरी ज़िंदगी निकलने के बाद पता नहीं चलता कि मैं आया क्या था। और इस पर तो हज़ारों वर्ष से लोग ढूंढते हैं कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और मैं क्यों आया था। लेकिन कम से कम उसके लिए लिमिटेड भी चीज़ें पता चल जाए कि हमारा आधार क्या होगा,
या खास करके जब करियर की बात आती है तो करियर चुन कर के मैं क्या करने वाला हूँ या मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें से सिर्फ मुझे जीविका कमाना है या कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मैं हज़ारों लाखों लोगों के काम आ सकूँ। तो कुदरत का भी एक स्कीम ऐसा है कि जितना बड़ा काम आप चुनते हैं, जितने बड़े ज़्यादा लोगों के लिए चुनते हैं, उतनी आपको उस पर कुदरत भी आपको उतना जिम्मेवारी देना चाहता है, तो आपके उसके लिए सफल भी बनाता है। तो ये एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम इस पर्पस की बात कर रहे हैं, तो अवनींद्र कोई ऐसी घटना भी घटी आपके जीवन में जब आपको लगा कि एक किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए मैं जीवन में आगे बढ़ूं, और इसीलिए आपने अपनी इंजीनियर हैं आप, नौकरी कर रहे थे और वो छोड़ के आप तो सोचा नहीं अब एक बार फिर से पढ़ाई और एक बार फिर से परीक्षा से गुजरूं? क्या ऐसा कोई दिमाग में पर्पस था, कोई ऐसी कोई बात थी जो आपको छू गई कि नहीं ये नहीं करना मुझे? जी, वो एक प्रोसेस था, वो 2-3 महीनों का प्रोसेस, कि जैसे पहले हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते थे, इंजीनियरिंग जब हम लोग करते थे तो सोसाइटी के इश्यूज़ पे इतना ध्यान नहीं देते थे कि क्या कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पर एक शुरू हुआ, एक लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ पहली बार, तो बहुत यूथ उससे जुड़े। उसके बाद फिर मैंने ये फार्मर सुसाइड्स के बारे में काफ़ी रिसर्च किया, वो पढ़ा। ये सब होने के बाद फिर मैंने ऑब्ज़र्व करने चीज़ें शुरू की। मैं अपने जैसे होम टाउन दोबारा आया तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में भी देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोग सुधार सकते हैं। अगर सिविल सर्विस के थ्रू आए तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और ये एक प्रोसेस चला जो मेरे माइंड में, और 2-3 महीनों का वो प्रोसेस था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अगर जाना है तो सिविल सर्विस में। सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आगे क्या कहेंगे आप? जो बच्चे आज आपको देख रहे हैं, आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, उसके आगे का स्टेप क्या है? उसके आगे देखिए कि जनरल स्टडीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। प्रीलिम से लेके मेन से लेके इवन पर्सनालिटी टेस्ट तक है, तो वो आपको अपना एरिया स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा जो भी पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आते हैं और कई लोग याद करना शुरू कर देते हैं, इवन हिस्ट्री को याद करना शुरू कर देते हैं, इवन ज्योग्राफी को याद करना शुरू कर देते हैं, जो कि अप्रोच गलत है। अगर आप एक चीज़ को इंटरेस्ट लेके और समझ कर पढ़ रहे हैं, तभी आप यहाँ पे इसके आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे, इसके आंसर्स का जवाब दे पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जो भी पढ़िए कॉन्सेप्चुअली पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो रोड लर्निंग नहीं करनी है, लेकिन समझ कर पढ़नी है। इन्होंने लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, आप उसमें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए और पढ़िए। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है जनरल स्टडीज़ को लेकर होता होगा। आप हमेशा बच्चों को कैसे गाइड करते हैं कि जनरल स्टडीज़ में, क्योंकि उसका सिलेबस भी इतना वास्ट है, आप मतलब क्या आपको दुनिया भर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एक ये परसेप्शन होती है, लेकिन कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे? जब देखिए, सबसे पहले देखिए जो फ्रेज है, जो जनरल स्टडीज़, इसको स्पेशलाइज स्टडी नहीं करनी है, जनरल स्टडीज़ कह रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले दिमाग में बिठाना है कि जो एक अच्छे खासे एक वेल रेड पर्सन को जानना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड लेमैन्स अप्रोच, कोई स्पेशलिस्ट अप्रोच नहीं चाहिए। तो सब्जेक्ट के अंदर में जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो 10+2 का है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, किसी ने मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है तो उसको आर्ट्स की चीज़ पढ़नी होगी, आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस को पढ़ना होगा। बट 10+2 लेवल के स्टैंडर्ड में जो बेसिक एनसीईआरटी बुक है उसके से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है, यानी मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो है उसके लेवल पे सॉल्व हो जाता है जो क्वेश्चन आता है। तो वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो जनरल स्टडीज़ के जो भी सेगमेंट्स हैं, और उसमें फिर ये जानना जरूरी है कि एक बार जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, राइट, इस तरह के जो वैरायटी जो सब्जेक्ट्स हैं, एंड उन सब का आपस में कोई न कोई रिलेट करके देखना, क्योंकि दे आर ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ, उनको इंटीग्रेट करके समझना। क्योंकि होता क्या है कि एकेडमिक स्टडी में स्टूडेंट धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की ओर जाते हैं। पहले 10th 12th में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, ग्रेजुएशन में फिर कम हो जाते हैं, फिर प्रोग्रेशन में और कम हो जाते हैं, पीएचडी में और फिर अब टॉपिक्स पे चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हर एंगल से सोचना होगा, पॉलिटिकल एंगल से, सोशल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से, हिस्टोरिकल एंगल से, साइंटिफिक, करेंट, तो ये सारे चीज़ें होती हैं। तो सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश, इसलिए हर फैकल्टी का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। फिर इन सब को इंटीग्रेट करके कैसे डेवलप करना है, और इन सब का करंट से रिलेशन बना करके चलना चाहिए कि उसके आज का रिलेवेंस क्या है। अच्छा। तो न्यूज़पेपर है, तो इसके लिए ये जो दिमाग में बैठना कि मुझे सब कुछ जानना है, दुनिया में हर कुछ जानना है, इसकी ज़रूरत नहीं है।
इतना पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है यूपीएससी कि आप इंसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। पर कुछ चीज़ें बर्निंग होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक कॉन्शियस इंसान को, एक अच्छे घर से पढ़े लिखे इंसान को मालूम होना चाहिए, जो कल आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा जब आप डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए फंडामेंटल्स की क्लियरिटी और सबको इंटीग्रेट करने की समझने के लिए ये हर स्टेज में प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह इस चीज़ को यूपीएससी देख रही होती है कि कोई कैंडिडेट जो है एज ए स्पेशलिस्ट बात कर रहा है और ये जो कॉन्शियस जर्नलिस्ट बात कर रहा है, कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट कर करके डिसीजन ले सकता है। तो जो बिगनर्स हैं, जो अभी आपको सब बच्चे देख रहे हैं कि हमारे सामने अवनींद्र बैठे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पार कर लिया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? टू स्टार्ट विथ, शुरू कहाँ से करें? शुरू करने में सबसे पहले है कि जैसा कि सर ने बोला कि आपको अपना एम आपका निर्धारित होना चाहिए कि आप क्यों आना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपके एम आपको क्लियर है, तो आप जल्दी निराश नहीं होंगे। और क्योंकि आपको और ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको निराशा भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। ये आपको पहले बार दिमाग में रख के चलना होगा। अगर आप ये मांग चलते हैं कि नहीं मुझे 1 ही अटेम्प्ट देना है और 1 में मैं सफल हो जाऊंगा, तो हो भी सकता है कि हो जाए आप, अच्छी बात है। और अगर ना हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको हार्ड वर्क इसमें काफ़ी लगता है। हार्ड वर्क से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको कभी भी लगे कि नहीं मुझे एक कुछ कभी स्मार्ट ट्रिक्स इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ आपको बचना होगा और आपको हार्ड वर्क पूरा अपना देना पड़ेगा। नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नो शॉर्टकट जी। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। और मिश्रा जी, अब आप कुछ सवाल करना चाहेंगे अवनींद्र से, ताकि हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी कुछ टिप्स मिल सकें। हाँ बिल्कुल। जो अवनींद्र जेंडर स्टडीज़ की चर्चा करते हैं, जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं जेंडर स्टडीज़ में। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, राइट, ऐसे जो हैं। और जो रिलेटेड चैप्टर जो हैं इसमें, तो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, राइट। तो इन सब के बारे में थोड़ा बताइए कि जनरल स्टडीज़ में स्टूडेंट को जो कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, और कभी जो 3 महीने अभी आगे बचे हुए हैं, कोई स्टूडेंट आज से तैयारी करना चाहे प्रिलिमिनरी की, उसको क्या करना चाहिए? जी, NCERTs की जो बुक है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है तैयारी करने के लिए। और अगर आपको कम टाइम है तब तो आपको NCERT पे ही फोकस्ड होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं जैसे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में 3 NCERTs आती हैं। पुरानी जो NCERT हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, तीनों NCERTs अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेते हैं केवल NCERT भी, तो UPSC के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो हिस्ट्री तो आपका NCERT से हो जाता है। फिर ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी की भी 4 बुक्स हैं, 2 11th की हैं, 2 12th की NCERTs हैं। अगर आप उतना भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी भी कवर हो जाता है। बशर्ते ये कि आप उसको समझ के पढ़ें, आप उसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक 12th की एक बुक आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, NCERT की है। उसके 4 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, 4 ही चैप्टर्स हैं उस बुक में। उसको पढ़ के और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर्स में जो डाटा आता है, जैसे कि आपको IIP का डाटा आया, GDP का डाटा आया, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकाल रही है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इससे आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमी। उसके बाद फिर बचता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए एक M लक्ष्मीकांत करके बुक आती है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप उससे मतलब पढ़ सकते हैं और वो हेल्पफुल है। बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रैक्टिस का क्या रोल होता है कि सिविल सर्विसेज जो कि सबसे बड़ी से पढ़ भी लेते हैं लेकिन एक पेपर है, तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस बहुत, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा रेलेवेंस होगा। और तैयारी के दौरान में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए तैयारी करें। और प्री कर भी रहे हैं तो कम से कम मेंस के क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखें कि मेंस में किस तरह के, उससे चूँकि काफ़ी क्वेश्चन आजकल कंसेप्चुअल प्री में पूछा जा रहा है, जिसका आधार जो है मेंस के क्वेश्चन को देख करके काफ़ी क्लैरिटी आ सकती है। अब थोड़ी सी चर्चा मेंस की करते हैं।
मेंस में आमतौर पे वैसे तो कंपलसरी जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उसकी लोग कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि हिंदी के स्टूडेंट जो है इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, अदर कई बार हिंदी के स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं, और इंग्लिश वाले भी तो उनके साथ भी चुनौती रहती है। तो इसमें कोई खतरा ना आए तो इसके लिए बेसिक किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए लैंग्वेज पेपर्स में? आपको पहले थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन लिखने से पहले एक बार आप हिंदी का एक पेपर उठा के एक बार लिख लें घर पे, और ऐसे ही इंग्लिश का भी एक पेपर आप अगर लिख लेंगे तो आप थोड़ा सा उस फ्लो में आ जाएंगे। आपके लिखने से क्या मतलब है? लिखने से मतलब है कि एक कोई पिछले साल का पेपर उठा लें और अच्छा, उसको 3 मतलब घंटे जो में पेपर जो जी लास्ट ईयर के पूछे गए हाँ, उसको सॉल्व कर लें। हाँ, उसको एक बार रूम पे बैठ के अपने एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही बेसिक आता है वो, और आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, 30% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो आप कर लेंगे वहाँ से। मेरे ख्याल से 1 साल नहीं, करीब करीब 4-5 साल के पेपर उनको करना चाहिए। आपके कंफर्ट लेवल पे है। अगर हाँ, तो आपको उससे क्या होगा कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन पूरी क्लियरिटी आएगी, रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और उसके आधार पर यदि कहीं कमी है, मान लीजिए किसी को ग्रामर कमज़ोर है या कुछ बेसिक और भी चीज़ें चेंज करनी है, तो उसे उसके ऊपर भी थोड़ा एडिशनल स्टडीज़ कैंडिडेट कर सकते हैं। मुझे कुल मिलाकर कुछ घंटों का ही स्टडी है जो करके दोनों लैंग्वेज पेपर को ठीक कर सकता है। ठीक है, 10th लेवल का बेसिकली ये लैंग्वेज पेपर होते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम करते हैं एस्से पेपर की। एस्से में एक गुड एस्से कहते हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए स्टूडेंट को क्या किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? एस्से में मेरे ख्याल से स्टूडेंट को अपने एस्से को स्ट्रक्चर करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका फ्लो ऑफ थॉट्स जो आ रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आए। आप कोई भी टॉपिक आता है उसको आप ध्यान से एक बार पहले सारे पॉइंट्स कलेक्ट करिए जो आपको अपने एस्से में डालना है, 5-10 मिनट लेके, फिर उसको उन पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करिए। रैंडम थॉट्स नहीं आने चाहिए एस्से में कि पहले आपने कोई टॉपिक आया तो आपने पता चले पहले कुछ फेवर का चीज़ लिखा, फिर अगेंस्ट, फिर फेवर, फिर उसमें इधर उधर के कुछ बातें। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज हैं। आपके एस्से में स्ट्रक्चर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए और फिर उसके हिसाब से उसको लिख दीजिए, एलाबरेट करते दीजिए। बेसिकली जो है 3 घंटे का टाइम होता है, 2 एस्से लिखने होते हैं, तो किसी भी कैंडिडेट के पास 1.5 घंटे दोनों एस्से लिखने के हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे 20 मिनट से आधा घंटा भी कोई कैंडिडेट पूरे एस्से को प्लान करने के लिए एस्से में लगा देता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे अनुसी स्ट्रक्चर को कि इसका स्टार्टिंग क्या होगा, इसका मिडिल क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, यदि ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में सेट हो जाए, और बीच में ये भी चेक करें कि हमारा फ्लो ऑफ राइटिंग उसी डायरेक्शन में जा रहा है या कहीं हम भटक रहे हैं, तो एक होगा। यहाँ सिलेक्शन ऑफ जो एस्से है वो भी बड़ा मैटर करता है कि आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से एस्से को सिलेक्ट करिए कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिलोसफिकल में ज़्यादा है, चूँकि रेंज ऑफ ऑलरेडी टॉपिक्स तो दिए हुए होते ही हैं। तैयारी के लिए जो है हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एस्से की तैयारी कैंडिडेट को कैसे करना चाहिए। एस्से की तैयारी के लिए तो 2 चीज़ें मुझे हेल्पफुल लगी। एक, आप कुछ बुक्स पढ़ने की एक हॉबी बना लीजिए, एक जो कोर्स से रिलेटेड आपके नहीं भी हैं कुछ बुक्स पढ़ा करिए, जो कि काफ़ी हेल्प आता है। वहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं वो जनरल इंटरेस्ट के ही टॉपिक आते हैं, तो अगर आप कुछ बुक से आपको कभी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको वहाँ एस्से में आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ही हेल्प मिलती है। दूसरा, जो एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे तरह के ओपिनियन आपको पता चलते हैं उसके थ्रू, और तो आपका एक माइंड खुल जाता है, आपको कई तरह से आप सोचना शुरू करते हैं, वो भी आपको वहाँ पे लिखने में मदद करता है। और तीसरा, एस्से लिखिए तो उसकी कई सारे डायमेंशंस टटोलने चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ये सारे एंगल्स वहाँ पे लिखने का प्रयास करना चाहिए। और ये दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप ऑलरेडी 3 बार सिविल सर्विसेज इंटरव्यू दे चुके हैं IAS का, अभी ऑलरेडी आप इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में हैं, और इस बार फिर आप फाइनल एक बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें आप इस पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि मुझे इस बार IAS मिल जाएगा। तो आप थोड़े अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताइए
और किन क्या क्या आपने समय के साथ इम्प्रूव किया और इस बार आपको लगता है कि आप बेटर करेंगे? पर्सनालिटी टेस्ट जो यूपीएससी बोलती है, तो रियल में वहाँ पे पर्सनालिटी ही टेस्ट की जाती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है और मैंने अपने दोस्तों से इंटरेक्ट किया तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग कई क्वेश्चन नहीं भी बता पाते हैं तो भी ऐसा नहीं होता है कि मार्क्स कम आए, और कोई कैंडिडेट जाके सब क्वेश्चन बता भी देता है तो भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। पहला इंटरव्यू था मेरा 2013 में, तो काफ़ी मतलब कई एरिया के क्वेश्चंस पूछे गए आपके मेरे जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके स्टेट के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और मनरेगा, फूड सिक्योरिटी, ये सब एक्ट के बारे में पूछे गए। पिछले साल मैं बताऊंगा तो पिछले साल मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो उसमें कुछ बुक्स के बारे में डिस्कशन हुआ, स्पेशली इस बुक के बारे में, एवरीवन लव्स ए गुड रॉड बाय पी साइनाथ, तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस पे डिस्कशन हुआ, इंडियन EU FTA पे। मेरी प्लेइंग क्रिकेट भी हॉबी है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट के ऊपर में हुआ जी, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो पर्सनल टेस्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ यही पता चलता है कि वहाँ आप देखना चाहते हैं कि करंट की जो चीज़ें, करंट के जो इश्यूज चल रहे हैं या आपसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर आप क्या विचार रखते हैं, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी अवेयरनेस लेवल क्या है, आपका आर्टिकुलेशन क्या ओपिनियन है। एक तरह से ओवरऑल एक सिचुएशन दे करके डिस्कशन करके आपकी पर्सनालिटी के वो सारे ट्रेड्स को देख रहे होते हैं जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको काम आएगा। और अब वक्त हो गया है देश भर से आए जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे जुड़ने का। हमारे साथ स्टूडियो में देश के कोने कोने से कई छात्र आए हैं, उनके मन में कई जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, कई सवाल है, तो आइए उनका रुख करते हैं। तो सबसे पहले सवाल किसका है? मैं कश्मीर से हूँ और मेरा क्वेश्चन न्यूज़पेपर के रिलेटेड है। मतलब इस न्यूज़पेपर में कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस पे हम रिलाई करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टफ़ है। ऐसा कौन सा कंटेंट है, मतलब हमें किस तरह से न्यूज़पेपर को स्टडी करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर देखिए, आपको एडिटोरियल सेक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें डे टू डे जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर काफ़ी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, तो वो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक का सेक्शन और इंटरनेशनल अफेयर्स का सेक्शन भी, दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों सेक्शंस के केवल न्यूज़पेपर से ही आते हैं, तो इसलिए ये 3 सेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड बीच बीच में कभी न्यूज़पेपर पढ़ना छूट जाते हैं और फिर दूसरे दिन शेड्यूल के हिसाब से वो भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि? देखिए, न्यूज़पेपर इस वजह से छूट जाता है क्योंकि हम लोग उसको कभी कभी लो प्रायोरिटी में रखते हैं, बुक्स पे कभी कभी ज़्यादा ध्यान देते हैं और न्यूज़पेपर्स को छोड़ देते हैं, तो वो हम लोग को नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर को हम लोग को हाई प्रायोरिटी रखना चाहिए और न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का ही प्रयास करना चाहिए। अगर किसी दिन छूट जाता है तो उसको अगले दिन पढ़ लें, पर पढ़ लें ज़रूर उसको। मेरा नाम दिग्विजय है। मेरा क्वेश्चन मिश्रा सर से है। सर, मैं आंसर लिखते समय मेरे साथ ये समस्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा आंसर औरों के मुकाबले बेहतर नहीं है, तो ये सर मतलब आंसर लिखते समय ये मेरे मन में हमेशा रहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो दूसरों से बेहतर नहीं है। सबसे पहले ये सोचने से पहले कि दूसरे से ज़्यादा बेहतर है मुकाबले में, ये इसका कोई लिमिट नहीं होता, क्योंकि हर कैंडिडेट अपने हिसाब से दूसरे कुछ अलग लिखेगा, डिफरेंट लिखेगा, तो उसी कारण से आपको बदर ना कर करके देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया गया वो रेलेवेंट में उसका आंसर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। ये जो अननेसेसरी जो मन में टेंशन है कि दूसरे को मुकाबले में कैसे है, तो मुकाबले में कौन किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, कंपटीशन में यदि कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसमें हो रहा है, देखना है कि आप कोशिश करिए कि रेलेवेंट आंसर पे देखिए कि जो आंसर है उसमें सेटिस्फैक्टरी आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसका लेवल क्या बन रहा है वो ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए। और ये आएगा बार बार अभ्यास करने से। राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट, जितने बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। और आज के इस एपिसोड से जो आप एक टेक ले सकते हैं, जो अपने लिए एक गुरु मंत्र लेके जा सकते हैं, वो ये है कि यू आर व्हाट यू थिंक। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, तो सोचिए आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट एंड जस्ट डू इट। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक बार फिर से मुलाकात होगी सक्सेस स्पीक्स के अगले एपिसोड में। नमस्कार।